हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके करक विद मोहित में। तो दोस्तों, प्रहार सीरीज के नाम से हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी और स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्रम वाइज ये आपको हम एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में देने वाले हैं। तो ये आज हमारा उसी सीरीज का आज दूसरा वीडियो है दूसरा पार्ट है। पहले में हमने दोस्तों क्या किया है कि पहले में हमने संविधान की स्रोत पढ़ा दिया, दूसरे में आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रस्तावना। आज प्रस्तावना देखने वाले हैं। तो अगर पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर जानकारी बहुत ही अच्छी लगे, जानकारी लगे कि हाँ जानकारी कैसी है जो दोस्तों मतलब क्वेश्चन में पेपर में आने लायक है, जो जानकारी जेन्युइन है, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा समराइज देने वाला हूं, यानी कि प्रस्तावना 10 से 15 मिनट पढ़ने वाले कि प्रस्तावना में क्या है क्या नहीं है, कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको डील किस हिसाब से करना है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। इससे पहले दोस्तों मैंने संविधान के स्रोत पढ़ाए थे, लगभग से 8 से 10 देशों को मैंने कवर किया था। उस 8 से 10 देशों में उस वीडियो से संविधान स्रोत से अगर कोई क्वेश्चन आता तो उससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों मेरे कंटेंट को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को मेरे तो आज प्रस्तावना देखने वाले हैं। तो प्रस्तावना सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि प्रस्तावना पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो प्रस्तावना में क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पहले कि कुछ क्वेश्चन किस प्रकार बना करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बड़ा सरल सा क्वेश्चन हो जाता है कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया। ये सरल सा क्वेश्चन होता है, नॉर्मली क्वेश्चन है, जब आप स्रोत पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि अमेरिका से लिया गया। वहीं पर अगर थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन बना देते हैं, जो नए नए मतलब नए नए भाई होते हैं जो नई नई तैयारी पे जुड़े होते हैं, तो उनको ये क्वेश्चन नहीं मिलता किताबों में, जल्दी किताबों में नहीं मिलता। बहुत ही अगर छोटी मोटी मान लीजिए कोई किताब देखते हैं तो उसमें नहीं मिला करता है। तो ये होता है कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी हाई लेवल का है, लेकिन उतना लेवल का नहीं है। जैसे पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो किस देश से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ली गई, ये क्वेश्चन हो जाता है। अगर और क्वेश्चन बात करते हैं तो ये पूछ जाता है कि प्रस्तावना के जो विचार हैं, मतलब प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का क्या है प्रस्तावना। और ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसने कहा है। और अगर पूछ लिया जाए कि संविधान की आभूषण किसने कहा है, दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा प्रस्तावना को, ये सब दोस्तों पूछ लेता है। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। और पूछ लिया जाता है कि संविधान में क्या कभी संशोधन हुआ है, क्योंकि संविधान संशोधन जो है, संविधान हमारा 368 के तहत संशोधन करने की अनुमति देता है। तो क्या इसमें देता है, और अगर देता भी है तो किस प्रकार से संविधान में संशोधन होता है, या कब हुआ कब नहीं हुआ। कोई केस इसके पीछे केस हुआ तो 2 केस हुए थे, बेरुबारी मामला और बेरुबारी मामला हुआ था, और दोस्तों गोरखनाथ बनाम हुआ था। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस सवाल को बताऊँगा। 1960 में होता और 1973 में होता, तो मैं बताऊंगा। उसी के बाद ही 1976 में इसमें संविधान संशोधन हुआ था। तो प्रस्तावना से ये सब होने वाला। तो प्रस्तावना में दोस्तों प्रस्तावना के अंदर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख है, और पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या मतलब है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, और ऐसे बहुत से, जैसे हम भारत के लोग हैं, इसका इसका मतलब क्या, प्रस्तावना से क्या समझ में आता है। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं आपको कि प्रस्तावना जो संविधान है ना, संविधान पूरे संविधान को समझने के लिए अगर आपने प्रस्तावना समझ ली तो यानी पूरा संविधान समझ में आ गया, यानी कि क्या है आगे। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, किताब का जब आप पन्ना पहले पलटेंगे तो प्रेफरेंस जी नहीं होता, तो उसमें लिखा होता है कि इस पूरी किताब में क्या होने वाला है। तो वही है प्रस्तावना कि पूरे संविधान में क्या होने वाला है। इस संविधान जो प्रस्तावना में जो वर्ड लिखे गए हैं ना, प्रस्तावना जो लिखी गई, इस पूरे किताब का इसी में समराइज करके दे दिया गया है। लेकिन इसको जो मतलब कि इसका जो डिटेल है, जिसको बोलते हैं सार, तो वो सार उसमें दिया गया है। तो जैसे इंग्लिश में बोला नहीं जाता कि कोई पोयम वोयम है या कोई भी लेसन है तो उसका सेंट्रल आइडिया है। ये मान लीजिए संविधान का सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रस्तावना के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है। शायद आपने पढ़ी होगी, प्रस्तावना पढ़ा होगा। तो प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है, तो मैं आपको बता दूँ कि प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। तो प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, साथ ही इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता बनाने के लिए, और व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में इस तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा हम अंगीकृत अधिनियम व आत्मसमर्पित करते हैं। ये आपकी पूरी प्रस्तावना है।
तो चलिए दोस्तों, ये आपकी पूरी प्रस्तावना, अभी इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखिए प्रस्तावना की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना का क्या है, मतलब प्रस्तावना आई कहाँ से, किस प्रकार से प्रस्तावना आई, प्रस्तावना को प्रस्तावना क्यों कहा गया, या अगर आप किताब खोलेंगे तो शायद उसमें प्रस्तावना ना होकर के उद्देशिका शब्द लिखा होगा, तो उद्देशिका क्यों दिया गया। तो देखिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ आपको कि जो संविधान है, संविधान अगर कह दिया जाए कि लिखा किसने है, संविधान अगर बात की जाए दोस्तों लिखा किसने है, तो लिखा किसने, प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा है, अपने मतलब उनकी हैंड राइटिंग है, प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा है। और अगर इसकी पूछ ली जाए कि लैंग्वेज किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों ये लिखा गया है इंग्लिश में। जो हमारा मूल संविधान है ना, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। शायद कुछ दोस्तों को ना पता, तो मैं बता दूं कि इंग्लिश में लिखा हुआ, और ये इटैलिक में, किसमें दोस्तों, इटैलिक में भाषा, इटैलिक भाषा जो होती है ना, ऐसे मान लीजिए कोई भी वर्ड जैसे लिखते हैं ऐसे 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 करके, तो ये इटैलिक भाषा में लिखी हुई है संविधान। जो वो भाषा जो है हमारी, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है संविधान, और इटैलिक भाषा में लिखा हुआ है। लिखा किसने, प्रेम बिहारी रायजादा ने, मतलब हैंड राइटिंग उन्हीं की है। तो इस प्रस्तावना को संविधान में प्रियम्बल कहा गया। क्या दोस्तों कहा गया, प्रियम्बल कहा गया है। अब प्रियम्बल का जो हिंदी वर्ड है, प्रियम्बल को जो हिंदी वर्ड अगर आप डालेंगे तो प्रस्तावना ही निकलता है। क्या निकलता है, प्रस्तावना। लेकिन संविधान के हिंदी वर्जन में प्रस्तावना नहीं है, वहां पर क्या, वहां पर दोस्तों उद्देशिका। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर मान लीजिए कभी प्रस्तावना ना करके उद्देशिका वर्ड आ जाए तो आप सोचेंगे उद्देशिका क्या है, तो वहां उद्देशिका नहीं है, वहां पर प्रस्तावना नहीं होगा, वहां उद्देशिका होगा। अब देखिए उद्देशिका वर्ड डालने का क्या मतलब था, मतलब प्रस्तावना, सीधे प्रियम्बल को प्रस्तावना क्यों नहीं किया, उद्देशिका क्यों किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान सभा थी जो दोस्तों हमारी 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुई थी। 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को। तो जो 13 दिसंबर की, शायद आप में से कुछ भाइयों ने पढ़ा भी होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जो एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, शायद पढ़ा होगा भाइयों ने मेरे, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पारित किया था, नेहरू जी लेकर के आए थे उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में। बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, बेसिकली तो ये था कि मतलब संविधान जो है, संविधान सभा हमारी किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से, मतलब संविधान सभा किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से क्या क्या संविधान में होना चाहिए, क्या क्या डाले जाएंगे, किस प्रकार से आगे जो बनाया जाएगा संविधान, तो उसका किस प्रकार से ढांचा होगा, ये सब कुछ उद्देश्य प्रस्ताव में था। और इस पर काफी दिन चर्चा चली, और लगभग 22 जनवरी, अब देखिए दिसंबर से जनवरी आ गया तो सन भी बदल जाएगा, 1947, हाँ 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इसको मतलब अंगीकृत कर लिया गया लोगों ने, संविधान के जो सभा के लोग थे तो उसको मान लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, अपना लिया 22 जनवरी को। 22 जनवरी डेट याद रखिएगा, सीधे पूछा जाता है। 13 दिसंबर से 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, अपना लिया गया। तो अब ये उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया नेहरू जी के, किसने पेश किया था, नेहरू जी ने। अब नेहरू जी की वो भी तो है, मतलब नेहरू जी को एक श्रेय देने के लिए, उद्देश्य प्रस्ताव का नेहरू जी को श्रेय देने के लिए इस प्रस्तावना नाम रख के उद्देशिका बोला गया। क्या बोला गया, उद्देशिका बोला गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों बोला गया है। देखिए पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों बोला गया है, लेकिन ये आपको एक मतलब एक्स्ट्रा जानकारी भी होनी चाहिए ना, हर चीज की मतलब रटना ही नहीं है, हमको उसके बेस से चलना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों बोला जाता है। मान लीजिए कोई आप समझ लो प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों बोला जाता है, तो आप बता तो सकते हैं कि आपका जो डाउट है ना सारे क्लियर होने चाहिए। तो प्रस्तावना को उद्देश्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था, उसी को हम लोगों ने प्रस्तावना बना लिया, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये कर लिया गया है कि चलो नेहरू जी को एक श्रेय देने के लिए हम उद्देशिका बोल दे देंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है दोस्तों, अमेरिका से लिया, क्योंकि उस समय अमेरिका का ही एक संविधान जो लिखित संविधान था, और अमेरिका का संविधान बहुत ही छोटा संविधान है, लगभग 7 अनुच्छेद है, ज़्यादा नहीं है, 7 अनुच्छेद वहाँ से अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसकी अगर भाषा शैली की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, भाषा शैली की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें किस प्रकार की भाषा लिखी गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ तक हो गया कि वहाँ कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए प्रस्तावना की बात आती है, तो प्रस्तावना शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब पता है क्या है दोस्तों? हम भारत के लोगों का मतलब है कि जो भारत का कानून है ना वो भारत के लोगों से ही है। यानी कि जो भारत में जो सर्वोच्चता किसकी है, अगर पूछी जाए कि इस देश में सर्वोच्चता किसकी है, तो वो दोस्तों लोग की है, लोगों की है। अमेरिका के लिंकन साहब थे, उनका बहुत ही अच्छा मतलब वर्ड बोला जाता है, बहुत ही अच्छा उनका वो था कि जो कानून होता है ना, कानून संविधान क्या है? संविधान होता है कि लोगों का लोगों को द्वारा बनाया हुआ लोगों के लिए, लोगों का लोगों के द्वारा बनाया हुआ लोगों के लिए, वो ये कानून बोला जाता है। वो वहाँ का जो अमेरिका का जो संविधान था उसको बोला गया था, उन्होंने लिंगन साहब ने कहा था कि ये कानून है लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भारत के लोगों का। अब देखिए प्रस्तावना में आगे चलते हैं, तो प्रस्तावना क्या होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, अब देखिए संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो भारत है, भारत के विषय में कोई भी अगर हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं, तो हम किसी के दबाव में या किसी से सहमति से नहीं लेंगे। मान लीजिए कोई हमें, अगर हमको कोई फैसला लेना तो हम यूर में नहीं जाएंगे कि बताइए तो हम अपने भारत में ये करें कि ना करें, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये होता है बेसिकली संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब। ये हो गया दोस्तों। अब देखो तो आगे चलते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, समाजवाद का मतलब सबके समानता का व्यवहार किया जाएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब दोस्तों है कि किसी भी धर्म को नहीं माना, जैसे धर्म निरपेक्ष नहीं बोलते, किसी भी धर्म को नहीं मानना है, मतलब कोई धर्म को सारे धर्मों से ये बिल्कुल किनारे रह रहा है। ये मतलब वो नहीं कि अब हिंदू धर्म को बढ़ावा दे कि ये सब मतलब किसी धर्म को नहीं मान, मतलब कुल मिला कहने के देश का कोई धर्म नहीं है, देश का कोई भी धर्म नहीं, लोगों का धर्म है, लोग अपना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता भी दी गई है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र, अब देखिए लोकतंत्र शब्द आया, लोकतंत्र, इसे समझिए आप, लोकतंत्र, ये जो हम भारत के लोग हैं ना, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक मतलब कि लोक यानी लोगों का कानून है, लोग सबसे सर्वोपरि है, ये लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके लोगों को, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अगर हम लोग पूछते हैं कि न्याय कितने प्रकार के हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ से कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्र गणराज्य बनाने के साथ साथ इसके लोगों को सामाजिक आर्थिक, देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय। अगर तुमसे आपसे कभी पूछा जाए कि न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय आप जानते हैं, यही कोर्ट कचहरी कानून। आर्थिक न्याय का सीधा सा अगर कोई मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं तो टैक्स है। क्या है? टैक्स। टैक्स मतलब जो जितना कमाएगा उतने टैक्स। मान लीजिए आपकी 5 लाख की सैलरी तो 5 लाख के हिसाब से टैक्स देंगे, अगर आपकी 50 रुपये सैलरी तो 50 रुपये। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? तो राजनीतिक, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि प्रधान निर्धानी में जो सरपंच के चुनाव होते हैं ना, तो एससी की सीट आ गई, ओबीसी की सीट आ गई, महिला की सीट आ गई, मतलब ओबीसी का तो नहीं है, एससी और महिलाओं की सीटें जो रिजर्व होती की, तो वो राजनीतिक न्याय, यानी कि राजनीति में भी इन लोगों को बढ़ावा देना है। राजनीतिक न्याय यही है कि ओबीसी एससी वालों को सीट दे करके उनको भी एक बार चुनाव लड़वाया जाए, महिलाओं को चुनाव दे, ये है राजनीति। ठीक है, राजनीतिक न्याय ये हो गया। अब आते हैं देखिए राजनीतिक न्याय ये हो गया, उसके बाद आता है स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब आपसे ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, सीधे पूछे जाते हैं आपसे कि न्याय कितने प्रकार से हैं, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार से। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो पहली स्वतंत्रता क्या है? विचार की। दूसरी अभिव्यक्ति। तीसरी दोस्तों विश्वास की। चौथी क्या है? धर्म की। और 5वीं क्या है? उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलती है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोचने के लिए आप फ्री हैं। अभिव्यक्ति, कुछ भी जाहिर करने के लिए आप फ्री है। अभिव्यक्ति मतलब होता है आप किसी बात को जाहिर करना। विश्वास, किसी भी धर्म पर, किसी भी किस्म का आप विश्वास कर सकते हैं। धर्म, आप कोई भी धर्म मानने के लिए मतलब वो है। उपासना, किसी की भी उपासना कर सकते हैं, कुछ भी आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कानून पर रह करके, कानून के दायरे में रहेगा। तो स्वतंत्रता आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया न्याय 3 प्रकार के, राजनीतिक न्याय कितने प्रकार? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता कितने प्रकार? 5 प्रकार की हो गया। यहाँ स्वतंत्रता के आगे चलते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ अगर आप लोग बात करिए समानता की, समानता तो दोस्तों समानता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, यानी प्रतिष्ठा का मतलब है प्रतिष्ठा से देखिए दोस्तों बेसिकली ये होता है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सरकार की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। जो हमारा जो सरकार है, मतलब जो हमारी सरकार है, उसके नज़र में प्रतिष्ठा बराबर होनी चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हो। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, बता दो मतलब ये है संविधान में लिखा हुआ है कि प्रस्ताव जो प्रतिष्ठा है वो समानता इस प्रकार होनी चाहिए कि सबको समान अधिकार से देखना, समान नजरों से देखना है। और अवसर का मतलब कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें बहुत ही डिटेल से लिखा हुआ है कि किसको मतलब अवसर, सबको काम के लिए समान अवसर, समान काम के लिए सब कुछ करना। तो अवसर और प्रतिष्ठा के समान दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की हो गई। अब यहाँ पर देखिए धर्म की जो अखंडता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कर लेते हैं। राष्ट्र की शब्द उसमें आता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो देखिए एकता का मतलब क्या है। एकता का मतलब तो आप जानते हैं कि सारे धर्म मतलब एक होने चाहिए, सब कुछ, सब लोगों को एकता। एकता देखिए एक शब्द आता है भाईचारा, क्या आता है, भाईचारा। भाईचारा और एकता है दोनों चीज एक ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि भाईचारा में क्या दोस्तों, भाईचारा मतलब सभी जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं, सब कोई भी किसी धर्म के हो, सबसे मिलजुल करके रहना है। और एकता का मतलब क्या दोस्तों, एकता का मतलब है कि हमको मतलब किसी भी मान लीजिए कि कोई उत्तर का है, कोई दक्षिण का, कोई पश्चिम का, पूरब का, सबके सब मिलजुल करके एक रहने वाले, सबको एकता, बेसिकली यही भाईचारा और एकता का समान ही है। अखंडता का मतलब क्या है, अखंडता का मतलब यही है कि भारत को अलग नहीं होने देना, टूटने नहीं देना, कि मान लो कोई अपना उधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है। जैसे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है ना कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है कि भारत राज्यों का संघ का मतलब है कि जो राज्य हैं वो अपने मन से ये नहीं हो सकता कि हम नहीं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना, हमें मतलब अलग हो जाना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारत, तभी तो उसमें बोल लिखा हुआ कि भारत, इंडिया अर्थात भारत सभी राज्यों का संघ होगा। तो इसलिए वही अखंडता की बात हो गई, ठीक है दोस्तों। ये चलते हैं अब इतना दोस्तों आप नोट कर लीजिए, इतना प्रस्तावना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब, तो चलिए दोस्तों आप लोग नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि संविधान को कुछ लोगों ने विचार दिया था। तो देखिए प्रस्तावना के बारे में विचार दिया था, तो किसी ने प्रस्तावना को, अगर मान लीजिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, ये पूछ लिया जाता है, कुंजी किसने कहा था, कुंजी किसने कहा। तो ये दोस्तों किसने कहा था, तो ये के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने, के.एम. मुंशी जी ने कहा था, के.एम. मुंशी जी ने कहा था। अगर आप बोल देते हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या आभूषण की बात करते हैं, आत्मा या आभूषण की बात करते हैं, तो ये दोस्तों किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था। अगर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार, तो ये किसने कहा था दोस्तों, तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था, कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। अगर इसी प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों परिचय पत्र, परिचय पत्र तो किसने कहा था दोस्तों, परिचय पत्र की बात कर लेते हैं, तो परिचय पत्र कहा था पालकी वाला ने, ये दोस्तों। अब देखिए ये इस प्रकार से हो गया, ये आपसे पूछे जाते हैं किसने कहा था, क्या क्या कहा था, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इस पर चलते हैं हम लोग प्रस्तावना के। प्रस्तावना में अगर केस की बात करते हैं तो प्रस्तावना में 2 प्रकार के केस हुए थे। कितने प्रकार के केस हुए थे, 2 प्रकार के। पहला केस क्या हुआ था दोस्तों, बेरोबारी मामला। अगर बेरोबारी मामला पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो प्रस्तावना संबंधित है। कब हुआ था ये, 1960 में। दूसरा कौन सा हुआ था दोस्तों, केशवानंद, कब हुआ था दोस्तों, 1973 में। इसमें क्या कहा था, बेरोबारी मामलों ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। संविधान का क्या है दोस्तों, अंग जो है वो नहीं है, तो इसमें क्या नहीं हो सकता, अगर संविधान का अंग नहीं तो संशोधन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर केशवानंद की बात करते तो इन्होंने कहा था संविधान का अंग है, संविधान संशोधन भी हो सकता है। केशवानंद में सबसे बड़ी पेट बैठी थी 13 जजों की दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान में देखिए कि बेरोबारी मामला में 1960 में हुआ था, ये पूछा जाता है कब हुआ था। इसमें क्या कहा था, बेरोबारी मामले में कहा गया था कि संविधान अंग ही नहीं है, संविधान का अंग ही नहीं है तो संशोधन भी नहीं होगा। अगर केशवानंद की बात करें तो 1973 में, तो उसने कहा कि संविधान का अंग है और संशोधन भी होगा। तो इसी के चलते हुए दोस्तों 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, सॉरी दोस्तों 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता। तब उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये
3 प्रकार के वर्ड जोड़े गए थे। आपसे पूछ लेता है कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में था। इसमें 3 प्रकार के वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये दोस्तों जोड़े गए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार से मैं आगे कल दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।